हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कि मैम बेसिक फिजिक्स की जो हमारी लास्ट यूनिट है 14th यूनिट है उसके आप लेक्चर्स ले लीजिए, क्लासेस करवा दीजिए। तो भाई मैं यहाँ पर आपको क्लासेस लेकर आ गई हूँ। आपको मैंने जैसा कि अब मैंने वादा किया था कि आपकी क्लासेस होंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। मैंने आपकी क्लासेस प्रिपेयर कराई हैं। हाँ, मैंने प्रिपेयर कराई क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकती। मैं चाहती थी कि कोई एक्सपर्ट आपको फिजिक्स पढ़ाए जो फिजिक्स में अच्छा हो, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल्स और सारी चीज़ें सॉल्व करा सके। तो मैं आपके लिए जो है यहाँ पे मैंने सर को कन्विंस किया है आपकी क्लासेस लेने के लिए। तो पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आज आज के लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे टेम्परेचर, वेट एंड मास, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये जो टॉपिक्स हैं देखने में बड़े ही सिंपल लग रहे हैं, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स कि इन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। तो इस लेक्चर में आपको यहाँ पर सर यानी कि मैं यहाँ पे सत्यम सर से मैंने कन्विंस किया, उन्होंने कन्विंस करा कि वो आपकी क्लासेस लें। तो ये सब टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ में आपको ये लेक्चर मिलने वाला है। ओके, बट देखो मैं एक चीज बताऊं, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले पूरा लेक्चर पढ़ो। अगेन आई नो कि फिजिक्स काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट टॉपिक है, एक बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो दो बार देखो ये वीडियो को, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो और जैसा लेक्चर हो रहा है, जैसा भी सर आपको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करते जाना है और जितना लेक्चर में है उतना ही प्रिपेयर करना है। इससे एक्स्ट्रा आपको फिजिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन आने हैं। ये बात समझ में आ गई। ये टॉपिक्स आपके आज के लेक्चर में कवर होने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड से हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें आप जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। इस फील्ड में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, नहीं तो आप अगर गलत रास्ते पर चले गए तो आप इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर गाइडेंस और यही कारण है यहाँ पर मैंने वन ऑन वन गाइडेंस स्टार्ट करी है। तो आपको बस करना क्या है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी की डिटेल्स आपको आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो चलो भाई, आगे का जो लेक्चर है वो मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ। अगेन एवरीवन, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि आप जब अच्छे से पढ़ोगे तभी आगे के लेक्चर्स आएंगे। अगर मुझे लगेगा कि भाई बच्चे जो है वो जेन्युइनली पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, तभी आगे के लेक्चर्स होंगे। सर को कन्विंस करने में बहुत मेहनत लगी है बच्चों, इसीलिए प्लीज नाक मत कटवाना मेरी, अच्छे से पढ़ाई करना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आगे के लेक्चर्स चाहिए। पूरे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर पूरे लेक्चर लो, पूरे यूनिट्स पढ़ाओ हमें। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है, आगे के और भी लेक्चर्स आएंगे आपके रेस्पॉन्स के बेसिस पर। चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का लेक्चर को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट 1 ऑफ CUET PG, जिसका नाम है बेसिक फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, वेट एंड मास, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा और इनके फॉर्मूलेज बता दूंगा और न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे और किस टाइप से सॉल्व होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी जो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, जैसे लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर। पर कुछ कुछ क्वांटिटीज होती हैं जैसे लाइक वेलोसिटी, तो हम उनको ही मेजर कर सकते हैं पर हम इनके थ्रू मेजर करते हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे डिस्टेंस हो गया मींस लेंथ और टाइम इज दिस टाइम। तो इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनसे हम अदर क्वांटिटीज भी डिराइव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इज जस्ट मेजर ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। इसकी SI यूनिट होती है केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है जो कि कॉमनली यूज्ड स्केल है, और केल्विन जो कि हम साइंटिफिक ज़्यादातर साइंटिस्ट यूज करते हैं इसको। और थर्मामीटर आपको पता ही है जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए
इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इससे तो कुछ नहीं आएगा वैसे कि अब हम वेट एंड मास पढ़ेंगे। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसको मास बोलते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, हम इसको ज्यादातर यूजुअली मेजर्ड इन किलोग्राम। अब वेट एंड मास में हमें क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। जैसे हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरीके से वेट है। पर यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हमारी ग्रेविटी हो जाएगी। तो इसलिए मेजर डिफरेंस क्या होता है वेट एंड मास का, कि मास जो है वो कांस्टेंट है। हम किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं तो मास हमारा उतना ही रहेगा। पर अगर हम प्लेनेट चेंज करेंगे या दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे या फिर मून पे चले जाएंगे तो हमारा वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला जो होता है वेट इक्वल टू दैट इज mg, मास इनटू ग्रेविटी। और वेट की जो एसआई यूनिट बनेगी वो बन जाएगी फोर्स, फोर्स की, दैट इज न्यूटन। एसआई यूनिट पूछ सकते हैं वैसे कि वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम मून पे चले गए तो मून पे वेट क्या हो जाएगा, तो मून की जो ग्रेविटी रहेगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास से। तो मून की ग्रेविटी दी रहेगी आपको क्वेश्चंस में। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है उसमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और जैसे अगर न्यूमेरिकल में भी आए तो आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि मास को केजी में दिया रहे और वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में। अगर मान लो वॉल्यूम दिया हो या फिर आपको लेंथ वगैरह दी हो सेंटीमीटर में या फिर वॉल्यूम सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शंस में देखना पड़ेगा आपको। अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोल रहे हैं, मतलब ऑप्शंस दिए हैं, तो फिर आपको आंसर उसके हिसाब से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी कुछ नहीं, मास पर यूनिट की तरह कैलकुलेट होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। मान लो यहाँ पर बाहर जो है वो एयर हो और यहाँ पर वाटर हो। तो जब एयर से वाटर में ट्रेवल करती है तो क्या हो रहा है, एयर क्या है, रेयरर मीडियम बोलते हैं एयर को। और वाटर क्या होता है, डेंसर मीडियम। इसका मतलब जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ऐसे अपन ने। जैसे मान लो ये कोई भी एक ग्लास स्लैब हो या फिर ये यहाँ पर वाटर हो, तो यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो मान लो रे इधर से ऐसी ट्रेवल करी और यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। इसका मतलब नॉर्मल के टुवर्ड्स जानी थी उसको ऐसे स्ट्रेट, पर वो यहाँ पर बेंड हो गई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है डिस्टेंस। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल होने लगती है तो वेलोसिटी उस तरीके से चेंज हो जाएगी पार्टिकल्स की। तो इसलिए उनका जो मोशन हो जाता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा पर अपन को बेसिक समझना चाहिए। और अब हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो जैसे अपन ने यहाँ से लाइट ऐसे ट्रेवल हो रही है, ये आप ये डायग्राम देखिए इस वाले को। तो यहाँ से ये लाइट ऐसे ट्रेवल हुई तो ये जो थीटा 1 है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसका मतलब आई, क्योंकि ये इंसिडेंट रे होती है तो ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल से वो एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये वाली जो रे हो गई ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से जो कि थीटा 2 है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर। पर साइन आई बाय साइन आर के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स वो लोग पूछेंगे वेलोसिटी के फॉर्म में, स्पीड के फॉर्म में। तो वेलोसिटी के फॉर्म में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि जैसे ये मीडियम है, अगर एयर से वाटर में जा रही है लाइट, तो तब फॉर्मूला क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड मतलब वही वेलोसिटी ही, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे एयर एयर से वाटर में जा रहा है अगर, या फिर अगर मान लो एयर से ट्रेवल हो रही है लाइट दूसरे मीडियम में, तब उसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मान लो वाटर में जा रही होगी तो वेलोसिटी इन वाटर में लेंगे अपन। और स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ ये थोड़ा
अलग गलत लग गया है, 10⁸ है, 3 × 10⁸ इसको याद कर लेना आप। और ये है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मान लो लाइट, अगर ये मान लो वाटर है, ये ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस टाइप से आएगा। मतलब वो बोल देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है। इसका मतलब लाइट ट्रेवल हो रही है वाटर से ग्लास में। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन फाइंड करते हैं, या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, इसका मतलब लाइट उसमें फाइनली जा रही है। जैसे मान लो अगर उन्होंने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केवल, इसका मतलब लाइट आएगी कहाँ से, एयर से ग्लास पर, ठीक है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो लाइट कहाँ से आई है, एयर से वाटर में आई है। तो वहां पर जो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वैक्यूम यूज होगी ऊपर, और नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वाटर, ठीक है। ये है एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में दे रखेंगे। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, वेलोसिटी से कैलकुलेट कर लिया है हमने, पर अगर मान लो वेवलेंथ के फॉर्म में पूछ लिया उन्होंने कि वेवलेंथ बताओ मीडियम का, तो तब कैसे हम इसको यूज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका इजी फॉर्मूला, मतलब इजी कैसे याद रख सके वो समझ गया। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसको बस याद कर लीजिए तो आपको वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस क्या हो गया, अब डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, मतलब लैम्डा, तो ऐसे समझ सकते हैं। और टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप याद रखें। टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। वो स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसे बनेगी और फ्रिक्वेंसी ऐसे। फ्रिक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहेगी पार्टिकल्स की, क्योंकि जो उनका मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, वो तो सेम ही रहेगा पर यूनिट टाइम। वो फ्रिक्वेंसी होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, तो वो तो सेम ही रहेगा दोनों मीडियम में। तो दोनों मीडियम में बस चेंज क्या होगा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, अब हमें पता है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो अगर किसी भी मीडियम में ट्रेवल हो रही है वैक्यूम से या एयर से, वैक्यूम और एयर में दोनों जगह सेम ही रहती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो रही है लाइट, तो स्पीड इक्वल टू, इट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे लैम्डा और फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, दैट इज वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, तो वैसे वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर ये 1/t क्या बन जाएगा हमारा, फ्रिक्वेंसी। तो वहां से निकल कर ये फॉर्मूला आ जाता है वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी। तो ये फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास बचेगा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। तो अगर मान लो उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए दिया, कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अपन को, और उन लोगों ने बोला कि वेवलेंथ कैलकुलेट करो किसी भी मीडियम में, और वेवलेंथ उन्होंने वैक्यूम में दे रखी है। तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि वेवलेंथ इक्वल टू λ1, ये हो गया वैक्यूम में, और λ2 ये हो गया दूसरे मीडियम में। तो अगर यहाँ ये वाले मीडियम का कैलकुलेट करना है, तो हम इधर उधर ट्रांसपोज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ को। और क्वेश्चन अगर ऐसा भी दे रखे कि मान लो दो जगह वेवलेंथ सेम है, तो भी हम ये फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो बता ही दिया है। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो हर सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है, और जो कि साइन आई बाय साइन आर से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल हो रही है तब। तो ये है, जैसे क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बता देते हैं किस टाइप से आएंगे। जैसे ये बेसिक ही न्यूमेरिकल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है हमने 1.5, इसमें सिर्फ ये बोला है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम समझ गए कि कहाँ से लाइट ट्रेवल हुई है, लाइट ट्रेवल हुई है एयर से या वैक्यूम से, एयर से लाइट आई है, ठीक है। इफ द लाइट ऑफ स्पीड एंड वैक्यूम इज, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ है। और अब वो बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इन दूसरे मीडियम में फाइंड करो, तो दूसरे मीडियम की वेलोसिटी ये है, तो इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दो। और 1.5 को हम
और इजी भाषा में लिख सकते हैं 3/2। ये थोड़ा वहाँ देखना पड़ेगा क्या लेना है, तो ताकि ये 3 3 कट जाए, तो इजीली वेलोसिटी निकल आई 2 × 10⁸ इस तरह से न्यूमेरिकल होगा। अब हम दूसरा वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उन्होंने 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। ये एयर के मीडियम में ही दिया है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बोल रहे हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब ये होगा, इसकी इंग्लिश से भी समझ सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये तो दिए ही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते थे, जो बेसिक वो मैंने बता दिया आपको। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो क्या होगा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पर अगर मान लो बीच में एक छोटा सा इस टाइप से, या फिर ये आप देख रहे हैं डायग्राम में छोटा सा गैप हो, इसको स्लिट बोलते हैं। अगर बहुत ही स्मॉल गैप हो, जैसे मान लो एक यहाँ से ये, जैसे ये हल्का सा ये गैप हो और लाइट यहाँ से ऐसे ट्रेवल हो रही है, तो ये हल्की सी बैंड हो जाती है इस टाइप से। इसका मतलब शेडो टाइप की, जो शेडो देखते हैं ना आप, वो बनती है, वो डाइफ्रैक्शन की ही वजह से बनती है, तो उसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। तो अगर मान लो छोटा सा गैप हो तो उसकी वजह से ही बनती है, या फिर कोई ऑब्स्टिकल रखा हो बीच में तो उसकी वजह से ही बैंड हो जाती है लाइट, तो उसको हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। स्मॉल ओपनिंग्स, जिसको हम स्लिट भी बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, अगर बहुत ही स्मॉल ओपनिंग हो, मतलब डाइफ्रैक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं डाइफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रेनल डाइफ्रैक्शन या फिर फ्रॉनहोफर, एमसीक्यू में, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी डले हैं। तो उसमें क्या रहता है, जैसे फ्रेनल डाइफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो मेन कॉन्सेप्ट ये है, जो सोर्स जो है, जैसे सोर्स मतलब जैसे मान लो ये यहाँ पर ये सोर्स है, सोर्स मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, तो ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रहे। मतलब जो ऐसे ये स्लिट है, स्लिट मतलब जो ये गैप है या फिर ऑब्स्टिकल समझ लीजिए आप इसको, या फिर कुछ भी, तो सोर्स और ये जो स्क्रीन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर रहे, मतलब जिसको आराम से हम कैलकुलेट कर सके कि 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, एम, तो उसको बोलेंगे फ्रेनल डाइफ्रैक्शन। और तब जब उसमें जो डाइफ्रैक्शन होगा उसको फ्रेनल डाइफ्रैक्शन बोलेंगे। और जब सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, इसका मतलब जो लाइट वेव्स आएगी वो कहाँ से आएगी आपकी, इनफाइनाइट वेव्स, इनफाइनाइट से, तो उसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो टाइप है, इनको आपको याद रखना है, फ्रेनल, फ्रॉनहोफर। इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट ये समझिए कि सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। अगर डबल स्लिट हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो इस टाइप से ये दो बार गैप हो गया ना, एक ये और एक ये, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। राइटिंग थोड़ी खराब है, उसको चला लीजिए आप। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस है नहीं है इसलिए ज्यादा इसमें डीप में जाएंगे नहीं, बस आप ये समझ लीजिए दोनों का डिफरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, डबल स्लिट का यूज होता है, मतलब दो स्लिट से लाइट, जैसे मान लो ये लाइट है, तो दोनों स्लिट से लाइट जा रही है और वो सुपरपोज हो जाए, और तब जो एनर्जी या फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। पर अगर सिंगल स्लिट से लाइट ट्रेवल हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डाइफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट है, दोनों का डिफरेंस है, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का। डाइफ्रैक्शन में जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा वो आप समझिए। मेन न्यूमेरिकल में क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे उनको आप याद कर लेना। बस उनको याद करके और वहां पर किस टाइप से लगाना है वो बता दूंगा, उससे आप हो जाएगा मतलब। तो ये डाइफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ये लेंस वगैरह कैसे क्या लगे हैं उनको सब छोड़ दीजिए आप, ज्यादा डीप में नहीं जाइए, बेसिक बस समझिए। अब मान लो लाइट एक यहाँ से है
ए से और एक यहाँ से बी से। मान लो ये पी पॉइंट पर मिल रही हो लाइट, एक लाइट मान लो ये स्ट्रेट जा रही हो ऐसे बीपी, और एक लाइट ये हो एपी, ऐसे स्ट्रेट जा रही हो दोनों। तो आपको दिख रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा लाइट में। जैसे एक पाथ इधर से जा रहा है लाइट का, एक पाथ ये ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ना, तो उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस पी। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, बीपी माइनस एपी, दोनों का डिफरेंस को पाथ डिफरेंस बोलेंगे। अब दोनों को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मतलब एपी, ये एपी है और ये हो गया हमारा एनपी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस मिल जाएगा हमें बी एन, उसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। और ये थीटा, अगर थीटा ये वाला एंगल ले लेते हैं अपन, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के पाथ डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हो। ए साइन थीटा, ए क्या है, स्लिट का स्लिट का गैप के कितना गैप है, मतलब वो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज दिस, देन फाइंड द पाथ डिफरेंस, एंगल इज दिस। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें आगे जो पूछते क्या है, ये पूछते हैं ये मेन पोजीशंस ऑफ मिनिमा, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। अब होता क्या है, डाइफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये, जैसे मान लो ये स्लिट है, एक सिंगल स्लिट, तो यहाँ से मान लो ये लाइट ट्रेवल हो रही है, तो वो इस टाइप से बैंड हो जाएगी ये। ठीक है, ये अभी ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कहीं पर मैक्सिमा बनेगा, कहीं पर मिनिमा बनेगा। मैक्सिमा मतलब होता है कि जहां पर लाइट आपको दिखेगी, और मिनिमा मतलब जहां पे अंधेरा दिखने लगेगा। तो इस टाइप के वे पैटर्न बन जाते हैं, ये मैक्सिमा, ये जो गैप है ना ये मैक्सिमा समझ लो, और ये जो है ये मिनिमा, ये काला काला परछाई हो जाएगी, ये मिनिमा, और जो बीच में उनके रहेगा वो मैक्सिमा। तो इस टाइप से ऐसे पैटर्न दिखते हैं, ये इस टाइप से। ठीक है, तो अब वो पोजीशंस पूछते हैं, जैसे वो, जैसे मान लो ये है, ये सेंटर। ठीक है, अब वो कहेंगे मान लो सेकंड पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड करो, या फिर सेकंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फाइंड करो। ठीक है, न्यूमेरिकल इस टाइप से आएंगे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझिए। सबसे पहले पोजीशंस ऑफ मिनिमा, जैसे मान लो ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करते हुए चलेंगे हम आगे। तो पाथ डिफरेंस हमने पढ़ा था ए साइन थीटा। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा के फॉर्म में लिख लेंगे, पी इक्वल टू लैम्डा मान लो, तो ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो इक्वेशंस है ये मिनिमा की है, पर अब हमें ये पता कैसे चलेगी ये मिनिमा की है, तो मैं बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, जैसे ये मिनिमा की पोजीशन, जैसे एक वेव ऊपर जाएगी, एक वेव फ्रंट, और एक नीचे बनेगी। तो होता ये है, जैसे ये लैम्डा है, जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लैम्डा बाय टू, क्योंकि ये सेंटर है, तो एक वेव ऊपर जा रही है, एक वेव नीचे, तो एक पार्ट डिफरेंस ऊपर, एक पार्ट डिफरेंस नीचे, तो ये लैम्डा बाय टू और लैम्डा बाय टू। तो एक वेव ऊपर बनती है इस टाइप से, ये समझ लीजिए आप, एक वेव ऐसी ऊपर बनी, और यहाँ जो दूसरी वेव है लैम्डा बाय टू के फॉर्म में नीचे बनी। तो ये ऊपर और नीचे ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे को, तो इसलिए हमें कोई भी लाइट नहीं मिली, तो इसको क्या बोल देंगे, मिनिमा। इसका मतलब जहाँ पे अंधेरा दिख रहा हो आपको बेसिकली, तो इसलिए ये पोजीशंस ऑफ बन गई मिनिमा। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, जब भी आप तो हाफ में डिवाइड करिए और दोनों हाफ को काट दीजिए, जैसे अगर सेम सेम हो। ठीक है, आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इसको बोलते हैं फ्रिंज, जो ये बनाएगी इसको फ्रिंज बोलते हैं। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या हो गई, ए साइन थीटा वन इक्वल टू लैम्डा। थीटा को हम, ये जो साइन थीटा है, थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होता है, जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है तो उसको साइन थीटा के इक्वल ही मान लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल में थीटा का नहीं आएगा, ये बस कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझ लीजिए, बाकी कैसा आता है वो मैं बताऊंगा। तो जैसे फर्स्ट डार्क फ्रेंच के लिए लैम्डा, सेकंड के लिए टू लैम्डा बना लेंगे, थर्ड के लिए थर्ड लैम्डा, तो nth के लिए, क्योंकि हमें किसी का ही पूछ सकते हैं वहां पर न्यूमेरिकल्स में, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा,
nth के लिए n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख लेंगे, तो थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय a, ट्रांसपोज कर देंगे। पर असली में वो पूछेंगे क्या, वो समझिए आप। असली में जैसे थीटा का ये फॉर्मूला आपने कर लिया, n लैम्डा बाय a। n क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ वो लोग दे रखेंगे, और a क्या है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस। जैसे हमने थीटा कर लिया, ये है मिनिमा के लिए, जैसे थीटा हमने कर लिया एन लैम्डा बाय ए। ठीक है, पर जैसे मान लो ये सेंटर हो, ठीक है, ये यहाँ से लाइट का सोर्स जा रहा हो, ये स्लिट हो इस टाइप से, तो वो पूछते हैं जैसे मान लो एक फ्रिंज यहाँ पर बने, ठीक है, ये डार्क या फिर सब मिनिमा की बात कर रहे हैं तो मिनिमा के बारे में बताते हैं यहाँ पर। तो वो पूछते हैं ये सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका मतलब वो बन गई पोजीशन, हमारी पोजीशन हो गई मिनिमा की। जैसे मान वो बोल रहे हैं कि फोर्थ फ्रेंच फाइंड करो, उसकी पोजीशन क्या है, ये थीटा तो नहीं पूछेंगे, पोजीशन पूछेंगे। तो वो पोजीशन हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या रहता है कि जैसे एंगुलर चीज है ये, एंगुलर, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से, डिस्टेंस किसका, सोर्स का, डिस्टेंस होगा सोर्स का नहीं, ये स्लिट का, और स्क्रीन है, ये स्क्रीन जहां पर फॉर्म हो रही है, तो इसको मान लो ये कैपिटल डी, तो इनटू कैपिटल डी, ये बन जाएगा हमारा वाई, पोजीशन ऑफ स्लिट, पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो अगर वो लोग कहें क्वेश्चन में कि पोजीशन फाइंड करो, मान लो फोर्थ फ्रिंज की, तो एन का क्या रखोगे आप, फोर्थ, मिनिमा वहां पर देख लेना, मिनिमा या फिर मैक्सिमा, मैक्सिमा का आगे बताएंगे, मिनिमा का समझिए। तो एन की जगह फोर्थ रख देना, वेवलेंथ देंगे लाइट की, ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एन लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, अब मैक्सिमा के लिए, ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे हमने देखा कि लैम्डा बाय टू, मिनिमम में क्या हो रहा था कि लैम्डा बाय टू, ये वेवलेंथ इस टाइप से हाफ हाफ में डिवाइड हो रहे थे, मतलब जो पार्ट डिफरेंस है ये कैंसिल हो रहे थे एक दूसरे से। तो फिर ऐसे मैक्सिमा कैसे बनेगा, अगर मान लो एक और लैम्डा बाय टू आ गया, 3 लैम्डा बाय टू हो गए, मतलब हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइट को, तो ये 2 पार्ट कट गए हमारे, पर ये वाला पार्ट बचा रहा, 1/3 पार्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, 1/3 लाइट का बचा रहा है, इसका मतलब लाइट फॉर्म होगी वहां पर, मतलब लाइट फ्रिंज बनेगी, इसका मतलब वहां पर एक मैक्सिमा मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो पैटर्न बनेगा उस पर। ठीक है, तो इसका पाथ का डिफरेंस क्या इसमें क्या यूज होगा, मतलब फर्स्ट के लिए क्या बनेगा, 3 लैम्डा बाय टू। ठीक है, ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय टू, दैट इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। अब अगर सेकंड वाला चाहिए, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, तो इसमें क्या होगा, एक और लैम्डा बाय टू ले लो, तो ये तो चारों कट गए एक दूसरे से, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक और ले लिया आपने, मतलब 5 हो गए ये, तब फिर एक मैक्सिमम मिला आपको। ठीक है, ये तो उसको बोलेंगे सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, जिसमें 5 लैम्डा बाय टू रहेगा। आप तो डायरेक्ट याद रख लेना। अब ये समझिए, ये क्या दिख रहा है, देखो 3 5, ये ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल को हम कैसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, 2n+1, तो 2n+1 लैम्डा बाय टू, इसमें n की वैल्यू 1 2 3। अब ये साइन थीटा को हम लिख लेंगे वही थीटा, थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय टू है। पर मेन ये चीज समझिए, यहाँ पर कैलकुलेट करने को क्या आएगा कि पोजीशन, मतलब जिसको y से डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन फाइंड करने को आएगा। पोजीशन के लिए हम थीटा से इंटू का कर देंगे डी का, कैपिटल डी, इसको याद रखिए आप। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, जैसे वो बोलते हैं अगर फोर्थ पोजीशन फाइंड करो, फोर्थ मैक्सिमा क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, पोजीशन, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आइए आते हैं आगे, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या होता क्या है असली में, आप देखिए आप, जैसे डाइफ्रैक्शन में मैंने अभी बताया, जैसे फर्स्ट वेव फ्रंट के लिए हम 1/3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे वेवलेंथ को, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, ठीक है। तो इस और फिर सेकंड वाले के लिए फिर हम 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, 4 जिसमें से कैंसिल आउट हो रहे थे और फिफ्थ पार्ट बच रहा था। तो ऐसे में क्या हो रहा है, लाइट का पार्ट कम होता जा रहा है, 1/3, फिर 1/5। तो ऐसे में क्या होगा, लाइट की एनर्जी जो है, मतलब जो एनर्जी फॉर्म होगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी या फिर एनर्जी बोल लीजिए,
तो वो एनर्जी कम होती जाएगी, वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि लाइट का पार्ट जो है वो कम होता जा रहा है, वन थर्ड फिर वन फिफ्थ, तो इंटेंसिटी है वो कम होते जा रही है। इसलिए डायग्राम इस टाइप से है। इसका सबसे जो सेंट्रल पे बनता है वो मैक्सिमम बनता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कम होते जाती है। तो ये डाइफ्रैक्शन में होता है। इंटरफेरेंस जो मैंने बताया था ना, डबल स्लिट, उसमें एनर्जी उतनी की उतनी रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। बस इतना समझ लीजिए आप। अब इसके बाद दो कॉन्सेप्ट आते हैं, अब ये समझ लीजिए आप। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से आते हैं। एक तो वो आपसे पूछता है पोजीशंस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। तो आपको याद क्या क्या करना है वो मेन समझ लीजिए। डाइफ्रैक्शन में मेन कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए, तो उस टाइप के आएंगे। और दूसरा डाइफ्रैक्शन में समझ लीजिए। डाइफ्रैक्शन में याद क्या क्या करना है, क्या क्या आता है। वो पूछते हैं पोजीशन बताइए, मैक्सिमा की, मिनिमा की, तो उनका फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे वो बोले फोर्थ की बताइए, फिफ्थ की बताइए, तो एन की वैल्यू उसमें रख देना, और बाकी चीजें क्वेश्चन में दी रहेंगी। बहुत ही इजी रहेगा, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी रहते हैं, बस समझने का, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। और दूसरा है ये कॉन्सेप्ट विड्थ ऑफ मैक्सिमा, या फिर जैसे ये फ्रिंज बन रही है जो भी अपनी, तो वो उसकी विड्थ पूछ लें कि विड्थ कितनी है। जैसे मान लो सेकंड, जैसे मान लो एक ये डार्क है, ये भी डार्क है, मान लो ये सेकंड डार्क है ना, तो इसकी फ्रिंज विड्थ पूछ ले, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस पूछ ले, ये विड्थ। और सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये वाला डायग्राम देखिए आप, जैसे ये सेंट्रल पे यहाँ पर ये, ठीक है, जो सेंट्रल, ये मान लो फर्स्ट वेव जो है वो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये जो सेंट्रल पे जो बनती है ना, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सारी वेव फ्रंट यहीं पर मिल जाती है। तो इसलिए जो ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्रिएट करता है, इसलिए इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। बाकी और जो है उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए सेंट्रल मैक्सिमा किसके बीच में है। इसके बाद क्या बनेगा आपका मिनिमा, और यहाँ पे देखिए नीचे, इसके बाद ये मैक्सिमा होगा, इसके बाद क्या बनेगा मिनिमा। इसका मतलब दो मिनिमा के बीच में है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो या फिर आप एक मिनिमा, एक मैक्सिम, एक फाइंड कर लीजिए, इंटू टू कर लीजिए, ठीक है। जैसे एक क्या होगा, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए, ये होता है मिनिमा के लिए, अब भी हमने देखा मिनिमा के लिए, ठीक है। तो अब इंटू टू कर दीजिए, क्योंकि पूरा फुल चाहिए हमें सेंट्रल मैक्सिमा, तो इंटू टू, तो टू लैम्डा बाय ए। इसको बोलेंगे एंगुलर विड्थ। एंगुलर चीजें नहीं आएंगी आपको इसमें। अगर आप इंटू डी कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सेंट्रल विड्थ, मतलब जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, वो बन जाएगी। तो अगर तो जरूरी नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद करो, एंगुलर में डी इंटू कर देना आप, तो वो बन जाएगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है। जैसे मान लो उन्होंने बोला कि आप फाइंड करो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, तो आप क्या करना है, फॉर्मूला बन गया है टू लैम्डा डी बाय ए, तो टू इंटू कर देना, वेवलेंथ दी रहेगी आपको, डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, जैसे ये मान लो स्लिट रहेगी यहाँ पर, और ये स्क्रीन है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे हम कैपिटल डी, और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे ए, तो टू लैम्डा डी बाय ए। ये फॉर्मूला अकेला याद नहीं करना, ये भी याद रखना है कि डी क्या है, ए क्या है, और वेवलेंथ तो दी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हमने फाइंड कर लिया है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे अब हमें फाइंड करना हो लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा का कैसे फाइंड करेंगे, ये समझिए आप। जैसे क्या हो रहा है, मैक्सिमा का कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमा के डिफरेंस को लेके। जैसे मान लो n+1 वाला ले लिया और nth वाला ले लिया, और दोनों को माइनस कर दिया। एंगुलर के लिए एंगुलर वाला फॉर्मूला लगा दिया, जैसे n लैम्डा बाय ए। n+1 वाले के लिए n+1 लिख देंगे n की जगह, तो लैम्डा बाय ए आ जाएगा, ठीक है। अब पर सिमिलरली अगर हमें एंगुलर विड्थ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें नॉर्मल विड्थ चाहिए, न्यूमेरिकल में नॉर्मल विड्थ ही आएगा, तो लैम्डा बाय ए इंटू डी कर देंगे। तो आप ये समझिए, अब जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ थी वो कितनी थी, टू लैम्डा डी बाय ए, टू लैम्डा डी बाय ए। और जो लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है, वो कितनी आई, लैम्डा डी बाय ए। इसका मतलब दोनों का रिलेशन क्या हो गया, बीटा नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा। बीटा से डिनोट कर रहे हैं, और वाई से, y1 कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी है उसकी, जो भी अभी पढ़ाया गया है। ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे पैरेलल लाइट ऑफ वेवलेंथ, सबसे पहले वेवलेंथ समझ लीजिए। ये कुछ कुछ चीजें समझ लीजिए आप, कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप देख लीजिएगा। और एंगस्ट्रॉम, ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम ही आता है वेवलेंथ में। नैनोमीटर वगैरह भी आते हैं, तो उनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको याद रखिए। सिंगल स्लिट बोल रहा है। सिंगल स्लिट जैसे ही बोला तो हम समझ गए कि डाइफ्रैक्शन है, क्योंकि एक इंटरफेरेंस भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका थोड़ा चेंजेस है इसमें। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन, सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड्स आउट टू 30 डिग्री। इसका मतलब हम हमें दो चीजें मिल गई। सबसे पहले वो नोट कर लीजिएगा, जैसे थीटा हमारा हो गया, और फिर लैम्डा दे दिया, मतलब वेवलेंथ दे दी 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में इंटू 10⁻⁻10 करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। अब हमें पता है थीटा का, हमने फॉर्मूला याद करा था, साइन थीटा बाय ए। अब पर ये पता कैसे चल रहा है, ये देखिए। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट फॉर व्हाट विड्थ, ये देखिए सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा का बोल रहे थे। मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। तो स्लिट विड्थ क्या हो गई, ए इक्वल टू लैम्डा बाय साइन थीटा। साइन 30 का रख दिया हमने, 10⁻⁻6 मीटर आंसर आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट फॉर व्हाट विड्थ ऑफ द स्लिट द सेंट्रल मैक्सिमम वुड स्प्रेड आउट टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये बोल रहे हैं साइन 90 पहले से दे रखा है उन्होंने। ठीक है, पूछ रहे हैं विड्थ, मतलब ए पूछ रहा है। वेवलेंथ तो वही रहेगी, साइन 90 की वैल्यू रख दीजिए 1, तो ए की वैल्यू ये आ गई। ये देखिए इतनी छोटी स्लिट रहती है तभी डाइफ्रैक्शन होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल से ये समझ में आ गया। इसके बाद समझिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन। तो सबसे पहले डाइफ्रैक्शन चलो वो लास्ट में बता दूंगा। अब पोलराइजेशन समझ लीजिए। पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे ये लाइट है, ठीक है। ये लाइट बहुत सारे, इनके जो पार्टिकल्स है ना, वो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से हर डायरेक्शन में बहुत सारे मैक्सिमम। पर अगर हम इसको कुछ करके, वो मैं बताऊंगा कैसे। जैसे मान लो लाइट इधर प्रोपोगेट हो रही हो, मान लो, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइज्ड हो गई मतलब। ठीक है, तो इट इज अ फिनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल करे लाइट, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। और उस लाइट को क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। और वहां पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो, जैसे अब दो टाइप की वाइब्रेशंस, जो वेव्स जो हैं वो वाइब्रेट दो टाइप में होती हैं। एक ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वाइब्रेशन जो है पार्टिकल्स का। और दूसरा होता है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। मान लो ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का या साउंड का, कुछ का भी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है ये इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से वाइब्रेट हो रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कौन सी वेव पोलराइज्ड नहीं हो सकती है, मतलब पोलराइजेशन में नहीं आती, तो कौन सी नहीं आती है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब आगे देखिए लॉ ऑफ मेलस। अब पोलराइज्ड करते कैसे हैं ये मैं बता रहा था। अब तो पोलराइज्ड मटेरियल्स होते हैं, पोलराइजर जिनको बोलते हैं, तो उनका यूज करके पोलराइज कर सकते हैं। जैसे ये पोलराइजर लगा दिया हमने, मान लो लाइट यहाँ से अनपोलराइज्ड वाली आ रही थी, पोलराइजर से पास हुई, तो ये बन गई पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, मेलस लॉ क्या डिफाइन करता है, ये समझिए आप। Malus law states that the intensity of plain polarized light that passes through an analyzer varies as the square of the cosine of the angle between the plane of the polarizer and analyzer। तो अब पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, अब जैसे हमने, इसका फायदा क्या है वो इसके लिए है, ये एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजर या पोलराइजेशन। जैसे मान लो ये एक हमने वो लगा दिया पोलराइजर। ठीक है, यहाँ से एक अनपोलराइज लाइट पास होती है,
और ये बन जाती है यहाँ पे पोलराइज्ड। उसके बाद एक हमने एनालाइजर लगा दिया, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एनालाइजर से क्या होगा अब ये, अब हमें यहाँ पर जो फाइनली किस इंटेंसिटी की लाइट चाहिए उसके लिए आया है लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, जैसे मान लो हमें, जैसे पोलराइज्ड ग्लासेस देखे होंगे आपने, जिसमें लाइट चाहिए ही नहीं है, मतलब इंटेंसिटी लाइट की जीरो रखनी। पोलराइजर और एनालाइजर इस तरीके से यूज होते हैं कि वो लाइट जीरो लाए इंटेंसिटी, और कई बार मैक्सिमम चाहिए पड़ती या थोड़ी कम चाहिए पड़ती, तो उसके लिए एनालाइजर और पोलराइजर का यूज होता है और लॉ ऑफ मेलस का। तो इसमें यह होता है, जो इंटेंसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, ये मैथमेटिकली अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, दैट इज आई नॉट। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। समझिए, जैसे मान लो ये एनालाइजर है, होता ये है, जैसे ये एक पोलराइजर लगा दिया, ये एक ये एनालाइजर, तो इन दोनों के बीच के एंगल को कि किस टाइप से हम सेट कर रहे हैं दोनों को, उस एंगल को बोलते हैं ये थीटा। ये जो एंगल ये थीटा है ना, वो कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मिल गया हमें, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आई नॉट क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला जब भी देखे तो उनके एक चीज समझिए कि आई क्या है, ये आई नॉट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है। तो ये आई क्या है, ये तो फाइनल इंटेंसिटी है जो हमें दिख रही है, मान लो ये अपनी आईज हो, और ये हमें यहाँ पर लाइट जो दिख रही है, किस इंटेंसिटी की दिख रही है, वो है आई। ठीक है, और पोलराइजर से पास होने के बाद वो इंटेंसिटी क्या है, तो उसको बोलेंगे आई नॉट। तो ये आई नॉट हो गई, और ये आई। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये पोलराइजर है मान लो और ये एनालाइजर है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो अब सपोज मान लो अगर हमें जीरो इंटेंसिटी की चाहिए हो, तो थीटा ऐसा रखो कि कॉस थीटा जीरो हो जाए, अपना कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये फाइनल जो हमें लाइट की इंटेंसिटी लगेगी वो जीरो की लगेगी, मतलब लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्या थीटा रखें हम, तो कॉस 90 होता है जीरो, तो थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। मान लो अब जब पोलराइजर और एनालाइजर इस तरीके से रखेंगे अपन के, दोनों का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, तो हमें कोई भी लाइट की इंटेंसिटी दिखेगी नहीं। ठीक है, और अगर हमें मैक्सिमम चाहिए हो तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकते हैं, फॉर्मूला याद रखना है। कई बार वो पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करो। अगर पोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे वो। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है मान लो कुछ भी, ठीक है, मान लो 10 दे दी पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी। तो इसको आप समझना कि पोलराइज लाइट मतलब आई नॉट दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद वो एनालाइजर से पास होने के बाद बन जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो अगर वो पूछे कि मैक्सिमम फाइंड करो, तो मैक्सिमम के लिए थीटा हम क्या रख देंगे, जीरो। ठीक है, कॉस जीरो 1 होता है, तो हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल आएगी जो कि आई नॉट के ही बराबर रहेगी। ठीक है, अब होता क्या है ये, और एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अनपोलराइज लाइट यहाँ से है ना, जब ये पोलराइजर में पड़ेगी तब ये पोलराइज लाइट बनेगी। तो अब मान लो उनने यहाँ की इंटेंसिटी दे रखी है, तो फिर हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, फिर किस टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, इसको आई डैश कर दो। मान लो यहाँ की इंटेंसिटी इन्होंने दे रखी है, मान लो कुछ भी लाइट से 4, तो जो यहाँ वाली इंटेंसिटी होगी आई नॉट, जब वो पोलराइजर से पास होती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, याद रखना है। इसका मतलब जो अनपोलराइज लाइट है, पोलराइज होने के बाद वो हाफ हो जाती है। ठीक है, तो अगर वो यहाँ की इंटेंसिटी दे रखे हैं लाइट की, तो आधा कर देना, तो आई नॉट बन जाएगा अपने। और फिर आई निकालने के लिए आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ मेलस, जिससे हम ये देखिए, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है। ठीक है, ये पोलराइजर और ये एनालाइजर, तो दोनों के बीच ये मान लो यहाँ से ये देखो, ये अनपोलराइज लाइट है इस टाइप से। ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट इस पर पड़ी, ये हो गई यहाँ से पोलराइज्ड। पोलराइज्ड के बाद ये एनालाइजर लगा दिया हमने, तो यहाँ से इंटेंसिटी मिल रही। अगर दोनों ये देखो, ये कितने एंगल पे है, पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री पे है,
तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट मिलेगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की मिलेगी। और अगर हमने पोलराइजर एनालाइजर को 90 डिग्री पर रख दिया है तो नो लाइट, ठीक है। इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट, ये है लॉ ऑफ मेलस, ठीक है। ये देखिए, ये जो अभी बता दिया ना, ये थीटा 0 90, ठीक है। 0 डिग्री या 180 डिग्री या प्लस माइनस तो मैक्सिमम मिल जाएगी। इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट जो आया भी है पहले भी न्यूमेरिकल्स में, वो समझिए आप, ब्रूस्टर लॉ। ये देखिए, ब्रूस्टर लॉ या फिर ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, ये पूछा भी है क्वेश्चन में। ये डायग्राम समझिए सबसे पहले। ये देख के लग रहा होगा आपको कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वापस आ गए, समझिए। जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट लाइट होती है, मतलब जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, ग्लास स्लैब पर। जैसे ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है हमने। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट पर लाइट अगर हम डालें, जिसमें क्या होगा कि रिफ्रैक्शन भी हो जाए और रिफ्लेक्शन भी हो जाए, ठीक है। पर इसका एक कॉन्सेप्ट भी है इसमें कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहती है, जैसे ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट और जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, तभी काम करता है ये, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे यहाँ से हमने अनपोलराइज लाइट डाली थी, नॉर्मल कोई भी लाइट डाल दी थी, पर जब ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड करके हुई तो ये बन गई पोलराइज लाइट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये एंगल बनता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो आई रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये आई और ये वाला, ये दोनों एंगल सेम ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों में आई आई लिखा है, तो इसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। आई भी लिख सकते हैं, आई भी, जो भी लिखना हो, ठीक है। एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी, ठीक है। इट्स कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल, ब्रूस्टर एंगल। ये कॉन्सेप्ट समझ गया। इसका मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, ये समझिए कि जब हम इंसिडेंट लाइट ऐसे एंगल पर डालते हैं जिसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पोलराइज्ड होकर निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि यहाँ का जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे, दोनों परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। आगे समझिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है। देखो, ये डायग्राम समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये डॉट मतलब ये हो रहा है कि ये जैसे ये वाली लाइट है, ये ऊपर नीचे जो हो रही है, इसका मतलब ये समझ लो कि ट्रांसवर्सल टाइप हो रहा है। और ये डॉट मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव टाइप, मतलब दोनों डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ये कौन सी लाइट हो गई, अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड में क्या होगा, ये जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइट, क्योंकि ये एयर है और ये ग्लास है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब ये वाली लाइट भी जो है वो भी क्या है, देख के समझ में आ रहा है कि ऊपर नीचे भी और डॉट भी लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी अनपोलराइज लाइट है, ये भी अनपोलराइज लाइट, मतलब अनपोलराइज लाइट अपन ने इंसिडेंट करी। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई अपनी, वो पोलराइज्ड बन के निकली, तो इसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए समझिए, ये आईपी है, ब्रूस्टर एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 होता है। तो अब मैथमेटिकली जो ये आईपी और आरपी, इनका भी सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी आईपी होता है, ठीक है, इस कारण। तो आईपी प्लस आरपी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आरपी क्या होगा, उधर ले जाओ, क्योंकि हमें ये आरपी थोड़ी ना पता है, हमें पता है कि हमने किस एंगल से इंसिडेंट करी है, तो हम इसलिए फॉर्मूले को भी आईपी के फॉर्म में ही ले जाएंगे, इसलिए आरपी की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस आरपी, वो हमने लिख ली, ठीक है। देखो अब आगे, फिर हमने क्या करा, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्शन हुआ है क्योंकि, अब साइन आई तो साइन आई रहेगा, आरपी की वैल्यू 90 माइनस आईपी, साइन आई जो का, तो अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिकली, जो साइन, इसको नोट कर लो आप, साइन 90 माइनस थीटा,
इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, मैथ्स में है प्रॉपर्टी। साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा ही बन गया, साइन 90 माइनस आई पी, इसको कॉस आई पी लिख लिया। ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू टेन आई पी। और ये आई पी क्या है, ब्रूस्टर एंगल, मतलब वो एंगल जिसमें जब हमने इंसिडेंट करी लाइट, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड हो गई, ये वाले एंगल को हम बोलेंगे आईपी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब जैसे हम किसी, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, तो हम वो वाला एंगल फाइंड कर लें जिसमें रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड हो रही हो, तो उससे डायरेक्ट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का फाइंड कर सकते हैं। ये फायदा है ब्रूस्टर लॉ का। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन आई पी। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आया भी है पिछले साल। देखिए अब आगे, जैसे न्यूमेरिकल है इस टाइप का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁸ और वाटर पे दे रखी है। ठीक है, फाइंड अ पोलराइजिंग एंगल। आप सोच रहे हो वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है, पोलराइजिंग एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो म्यू इक्वल टू टेन आई पी। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने फाइंड करा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, जैसे वाटर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इंटू 10⁸ ये दोनों कैंसिल हो गए, और इससे हमने ये 3/2.2 जो भी आ रहा हो 1.3636, तो इसको, ये हो गया अपना टेन आई पी के इक्वल। पोलराइजिंग एंगल पूछ रहे थे, टेन आई पी इक्वल टू 1.3636, टेन इनवर्स आई पी इक्वल टू टेन इनवर्स। वहां पर ऐसे न्यूमेरिकल देंगे, मतलब जो इजीली आप फाइंड कर सको जिनकी डिग्री, इस टाइप के इतने कठिन भी नहीं। मतलब ये कठिन है इसलिए क्योंकि इसमें टेन इनवर्स 1.3636 की वैल्यू नहीं पता आपको। ठीक है, वहां पर इस टाइप से देंगे कि आपको उनकी वैल्यू पता हो, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम्स है। तो अब ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, जिनको आपको कमेंट करके बताने पड़ेंगे ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, और जो भी अगर डाउट हो आपको, या फिर कुछ टॉपिक आपको इसमें समझ नहीं आ रहा हो, तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा आप लोगों को। और या फिर आपको कोई भी टॉपिक और ऐड करवाना हो इसमें, तो वो भी आप बता सकते हैं, तो वो भी मैं ऐड नेक्स्ट वीडियो में डाल के बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।